हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एज ट्यूटर्स एकेडमी में। और आज हम करेंगे पावर सिस्टम। आपने मशीन पढ़ी होगी सोनराज सर से, और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है पावर सिस्टम। देखिए, मैं पावर सिस्टम स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। देखिए, तो इसका ब्रीफ इंट्रो मैं स्टार्ट करता हूं। कोई भी सब्जेक्ट आप जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज की हमको इसमें करना क्या है, हमको इसमें कितना पढ़ना है, हमें कहाँ तक सिलेबस कवर करना है, किस एग्जाम के लिए कहाँ तक सिलेबस कवर करना है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम इस सब्जेक्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो पावर सिस्टम में हम बेसिकली करते क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर सिस्टम में हम मेनली पावर का, जो पावर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर का हम क्या करते हैं, जनरेशन। पावर को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सबसे पहले। फिर आपने पावर जनरेट कर ली, फिर आप उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स सब उसके बाद उसे क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। देन आपने पावर को जनरेट करा लिया, उसको ट्रांसमिट करा लिया, देन उसके बाद उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले मेनली इन दो टॉपिक पर भी मैं बात करता हूं कि सबसे पहले पावर सिस्टम में हम क्या करते हैं, पावर का जनरेशन करते हैं, देन उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब मैं आना चाहूंगा कि हम ये करते कहां हैं, कैसे करते हैं, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है, इन सारी चीजों का मैं यहां पे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि आपके फार एंड पे एक जनरेटिंग स्टेशन होता है। देखिए, जैसे हम अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कोटा में एक जनरेटिंग स्टेशन है, वहां की बात करते हैं तो हमारे बहुत दूर फार एंड पे क्या होता है, एक जनरेटिंग स्टेशन, जिसे मैं G+ से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इन फैक्टर्स की मैं बात करता हूं। यहां पे आप गौर से देखिएगा, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। आपके पास नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि देख लीजिए, कोल मिला, आपके पास सोलर एनर्जी मिल रही है, आपके पास विंड एनर्जी मिल रही है, आपके पास गैस है, आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। बट क्या हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब क्या ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरीके से हमें क्या है, जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि कोल, हमारा पेट्रोलियम, हमारा सोलर, और इन सभी की ये सारी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनकी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मींस हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराते हैं विंड। जैसे मान लीजिए, पहला मैं लेता हूं विंड। आपने विंड टरबाइन सुना होगा नाम, अगर आप थोड़ा अगर इस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं खुद को, तो विंड एनर्जी, फिर सोलर एनर्जी, फिर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। फिर आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम इन्हीं चीजों का थोड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास। देखिए, सबसे मैं बात करता हूं हाइड्रो पावर प्लांट की। आपने देखा होगा, आपने ये सबसे कॉमन वर्ड होगा हाइड्रो पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारे आपके एकदम वेल नोन वर्ड्स होंगे। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम टरबाइन से क्या हमारा कनेक्टेड होता है, टरबाइन से कनेक्टेड होता है एसी अल्टरनेटर। देखिए, हम बेसिकली करते क्या हैं, विंड में हम जो एयर है हमारी, उसकी एनर्जी को यूज करते हैं टरबाइन को मूव कराने के लिए। टरबाइन मूव हुआ, हमारा जनरेटर की शाफ्ट हमारी क्या होगी, रोटेट होगी, और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। देन हाइड्रो प्लांट में क्या करते हैं, वाटर की आपने देखा होगा, ये आपका डैम है, डैम में वाटर फिल होता है,
यहाँ पे हम एक रिजर्वायर बनाते हैं, यहाँ पे हम टरबाइन रखते हैं। तो जो जो आपकी डैम की पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, हम उसे स्टोर करके हम उसे मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, एसी अल्टरनेटर को रोटेट कराते हैं। ओके, हाइड्रो हो गया, विंड हो गया। सोलर में क्या करते हैं, सोलर प्लेट्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में एक्चुअल में क्या होता है, थर्मल में क्या होता है कि हम इसमें जो हमारी स्टीम होती है, वाटर स्टीम होती है, उस वाटर स्टीम को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, स्टीम में जनरेट करते हैं वाटर को, और हम उसे टरबाइन पे क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। देन हमारा अल्टरनेटर रोटेट होता है। फाइनली आपने इतना सब कुछ देख रखा होगा, समझ रखा होगा, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं कि इन सभी में ये सारे सोर्सेज, विंड, हाइड्रो, सोलर, थर्मल, न्यूक्लियर और जितने भी सोर्सेज हैं वो है फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल है नहीं, जो है उसे हम स्टोर नहीं कर सकते, तो हम जनरेटर के थ्रू, जनरेटर एक है कन्वर्टिंग डिवाइस, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब यहां पे आपका जनरेटिंग स्टेशन है। मैंने बताया जनरेटिंग स्टेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, वो चाहे सोलर, हाइड्रो, थर्मल। अब इन जनरेटिंग स्टेशंस पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है विथ किसके हेल्प से, अल्टरनेटर की हेल्प से इनको जनरेट किया जाता है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे राइज होता है कि हम किस वोल्ट पे एसी का जनरेशन करते हैं, किस वोल्ट पे, कितने वोल्टेज पे हम एसी का जनरेट करा रहे हैं, एसी को जनरेट कितने वोल्टेज पे करा रहे हैं। तो देखिए हम यहां पे जनरेट कराते हैं 11 kV 233 kV। हो सकता है आपको ये फिगर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मिनिमम रेंज ये है, मैक्सिमम रेंज ये है। अब जो हमारी बुक की लैंग्वेज में हम इस ऑप्शन को हमेशा चूज करते हैं। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा क्या करेंगे, 11 kV को ही आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, बट इस रेंज में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है सब, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया 11 kV पे। 11 kV पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब इसकी रेटिंग के बारे में बताता हूं मैं, आगे बात करेंगे। 100 MVA है, मान लीजिए, मेगा वोल्ट एम्पियर, 100 MVA। देखो किलो वोल्ट एम्पियर होता है, VA होता है। सबसे पहले मैं इधर बात करता हूं, VA, इसको मैं लिखता हूं वोल्ट एम्पियर। अगर ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका ये होगा kVA। किलो क्या होता है, किलो होता है 10⁻³ देन मेगा MVA। अगर आपका ये VA 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या होता है, ये MVA होता है। मींस मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6। चलिए देन हम बात करते हैं कि हमने यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 11 kV पे जनरेट कराया। अब हम इसे क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के थ्रू क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के थ्रू इसका वोल्टेज लेवल हाई करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के थ्रू इसका वोल्टेज लेवल क्या किया, थोड़ा हाई किया। देखिए यहां पे मैं लगाता हूं 11 kV। आप मशीन में इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। डिनोटेशन कुछ ऐसा होता है, या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को ऐसे और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप अप और ये स्टेप डाउन, ये डिनोटेशन है। आप मशीन में फर्दर ट्रांसफॉर्मर बड़े अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक डिनोटेशन ये भी है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैं इस वोल्टेज लेवल को क्या करता हूं, 400 kV पे स्टेप अप करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मैंने 400 kV पे से स्टेप अप क्यों किया। तो 400 kV पे स्टेप अप क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे मेरा वोल्टेज लेवल बढ़ता है, मेरे लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, हायर वोल्टेज पे लॉसेस कम होते हैं।
कंपेयर टू, सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहां से 11 केवी यहां पे ट्रांसमिट करना है। एक एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा, आप 11 केवी को ही क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं आगे। देन क्या प्रॉब्लम होगी, सोचिए एक बार कि अब अगर 11 केवी में से अगर आपका 1 केवी अगर ड्रॉप हो जाता है, मान लीजिए कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी है, अगर उसमें 1 केवी का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना बचता है, 10 केवी। मींस एक एंड पे जाके आपके पास क्या मिलता है, 10 किलो वोल्ट। ठीक है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन ने ड्रॉप किया 1 केवी का, अब हमें मिला क्या 11 केवी का, 10 केवी। कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। देन अब मैं क्या करूं, अगर इसे मैं 11 केवी को स्टेप अप करा देता हूं 400 केवी पे, और अब इसमें से 10 केवी 1 केवी का अगर लॉस हुआ, मींस 400 केवी से आपका अगर 1 केवी का लॉस हुआ तो आपका 399 केवी आपका सेफली आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है। दैट मीन्स टू रिड्यूस द लॉसेस वी स्टेप अप द लेवल ऑफ वोल्टेज। तो हमने क्या किया, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप कर लिया। 11 केवी पे जनरेट कराया था और अब 400 केवी पे उसे स्टेप अप कर लिया। अब देखिए 400 केवी पे स्टेप अप करने के बाद हम उसे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फर्दर आगे लेके जाएंगे। मतलब जहां पे हमें इसे पहुंचाना है, इस वोल्टेज लेवल को जहां पे पहुंचाना है वहां पे लेके जाएंगे। ये लीजिए, अब ये 400 केवी से हमने इसे कितने पे स्टेप डाउन करवा लिया, 132 केवी पे। देखिए आपने वोल्टेज जनरेट कराया यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के थ्रू 11 केवी, अब हमने स्टैंडर्ड लिया है, वैसे 11 केवी टू 33 केवी ले सकते हैं, इतना इंडिया में होता है, बट बुकिश लैंग्वेज में ये वाली चीज प्रिफर की जाती है। अब यहाँ पे हमने 400 केवी को स्टेप अप किया है, देन हम इसे फर्दर ट्रांसमिशन लाइन, इसे मैं बोलता हूँ ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन के बाद हम क्या करते हैं, इसे इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करवाया 132 केवी। ओके, इसे मैं कह देता हूं ये सारा। इस 132 केवी के बाद इसे मैं चाहूं और रिड्यूस कर सकता हूं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी डिस्टेंस तक पहुंचाना है। मान लीजिए 132 केवी स्लैश 66 केवी। ओके, 66 केवी में करवा लिया। देन इसे 66 केवी स्लैश 33 केवी। ओके, हम यहां बात करते हैं कि हमने जो 11 केवी लिया, 11 केवी को 400 केवी में, फिर उसे फर्दर इंक्रीज किया, फिर यहां पे रिड्यूस किया, फिर और रिड्यूस किया, और यहां पे हमने 33 केवी पे। देन एक मिनट आप देखिएगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको। देन इसे 11 केवी में देखिए, गौर से देखिए कि यहां पे मेरा 11 केवी था, मैंने उसे स्टेप अप किया 400 में, देन उसे ट्रांसमिट करवाया। अब देखिए आपके रिसोर्सेज जो भी मिलते हैं, सोचिए कोल मिला तो कोल, यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारी जो सिटी है उसके नियर अबाउट मिल गया, हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा डैम है वो सिटी के नियर में अवेलेबल है, हो सकता है वो थोड़ी दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, तो वहां से वोल्टेज को यहां तक, मींस कोटा, मान लीजिए कोटा से इसे जयपुर तक, इसे जयपुर, ये जयपुर तक इसे अप्रॉक्स मान लीजिए 200 से 300 किलोमीटर का लाइन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो हम इसे लेवल को बढ़ा के रिड्यूस करके अलग अलग जगह लाइंस को कनेक्ट करके हम इसे जयपुर तक ट्रांसमिट करके लाते हैं। अब यहां पे सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका जनरेटर होता है वो होता है स्टार कनेक्टेड। जनरेटर कैसा होता है, स्टार, वाइंडिंग वैसी होती है जनरेटर की, स्टार। ओके, देन यहां पे अब देखिए स्टार जो सिस्टम होता है, अब यहां पे मैं बात करता हूं कि जो आपका स्टार सिस्टम होता है वो फोर वायर 3 फेज सिस्टम होता है। कितना, 4 वायर 3
फेज सिस्टम होता है। दो तरीके के आप सिस्टम पढ़ोगे थ्री फेज में, एक तो स्टार पढ़ोगे, दूसरा क्या पढ़ोगे, डेल्टा पढ़ोगे। ओके, तो देखिए पहला वायर ये, एक फेज ये, एक फेज ये। थोड़ा मैं इसके बारे में भी बताता हूं, जिसे रेड बोला जाता है, येलो और इसे ब्लू, ठीक है, और ये होता है न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब यहां बात करते हैं, एक और सिस्टम होता है उसका, उसके बारे में बताना चाहूंगा। दूसरा सिस्टम होता है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब देखिए ये सिस्टम कैसा होता है, थ्री फेज थ्री वायर। गौर से देखिएगा, इसमें न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है, और स्टार में हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है। इसीलिए एक एडिशनल वायर, एक वायर यहां क्या हुआ, ऐड हुआ। और आप देखिए डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है, यही रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा यहां पे जो हमारा जनरेटर होता है वो स्टार की फॉर्म में, तीनों वाइंडिंग्स उसके किस फॉर्म में कनेक्टेड होती है, स्टार की फॉर्म में। देन अब जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये ट्रांसफॉर्मर हमेशा स्टार टू स्टार कनेक्टेड होते हैं, सॉरी डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए मेन प्रॉब्लम है, मैं यहां पे क्यों बताना चाह रहा हूं कि डेल्टा ही कनेक्टेड होते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे थोड़ा बहुत स्टार और डेल्टा के बारे में, बट ये मैं यहां पे इसलिए बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसमिशन में हमारे जितने भी ट्रांसफॉर्मर आएंगे, जितने भी ट्रांसफॉर्मर इस ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्टेड होंगे, वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, डेल्टा की फॉर्म में होंगे। क्यों होंगे डेल्टा की फॉर्म में, मान लीजिए आपको कोटा से जयपुर को इलेक्ट्रिसिटी पावर को ट्रांसमिट करवाना है, तो अब क्या होगा, आप अगर 3 वायर लेके आते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन से पे 3 ही वायर आएंगे, और अगर आप यहां पे स्टार नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, स्टार नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारा एक एडिशनल वायर कैरी होगा, ठीक है, एक एडिशनल वायर कैरी होगा। अब आप बोलोगे, एक क्वेरी होगी आपकी कि जो भी टावर होता है, आप सपोज करोगे ये टावर होता है, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन के टावर देखे होंगे आपने, इसके ऊपर एक वायर चलता है, आप बोलोगे सर ये न्यूट्रल वायर होता है, सर ये जो स्टार का क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। नहीं, ये न्यूट्रल वायर नहीं होता है, डेल्टा 3 वायर ही चलते हैं। ये सारा क्या करता है, ये कॉमन वायर चलता है, ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन पे क्या चलता है, कॉमन चलता है। तो क्या होता है, जो हमारी लाइटनिंग सर्ज होती है उनको रिड्यूस करने के लिए चलता है, कभी भी न्यूट्रल वायर नहीं होता है, ये स्टार का न्यूट्रल वायर नहीं होता है। तो हम बात करते हैं अपना, हमारा जो जनरेटर है वो कौन सी फॉर्म में है, स्टार फॉर्म में। तो जो हमारा जो पहला ट्रांसफॉर्मर होगा वो स्टार टू डेल्टा इस फॉर्म में होगा। देन हम आगे चलते हैं, ये वाला कौन सा होगा, स्टार टू स्टार, सॉरी डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर होगा। ये वाला कौन सा होगा, स्टार टू डेल्टा, ये वाला डेल्टा टू डेल्टा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एडिशनल वायर की रिक्वायरमेंट ना हो लास्ट तक। फिर ये भी डेल्टा टू डेल्टा। अब जहां तक मुझे लाइन को ट्रांसमिट करवाना है वहां तक मैं जितने ट्रांसफॉर्मर लूंगा वो कौन से लूंगा, डेल्टा टाइप के। देन जहां डिस्ट्रीब्यूशन का काम आया मेरा, जहां पे भी जिस भी जगह मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम आया वहां मैं क्या करूंगा, स्टार ट्रांसफॉर्मर लूंगा, जो डोमेस्टिक सप्लाई में हम यूज करते हैं। जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमारे साथ एक, उसके साथ एक न्यूट्रल वायर आता है ट्रांसफॉर्मर से, तो वो हमारी एक एडिशनल न्यूट्रल वायर आता है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में मेनली हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट कराते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं और उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये इतना झंझट हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली झंझट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू बिजनेस है पूरा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके पीछे पूरे बिजनेस रन कर रहे हैं। पावर एक ऐसा सेक्टर है, बोल सकते हैं कि पावर क्या है, हर इंडस्ट्री की, हर एक मैन्युफैक्चरर की, हर एक किसी भी चीज में आप ले लिए, हर एक शॉपकीपर, हर मॉल, सबके रिक्वायरमेंट क्या है, पावर। इस बिजनेस के बिना सारे बिजनेस क्या है, अधूरे। तो फाइनली मेरा पावर सिस्टम का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू। फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। अब हम यहां पे पावर को क्या करते हैं, जनरेट भी करते हैं। पावर क्या करते हैं, जनरेट किया पावर स्टेशन पे जनरेटर्स के थ्रू, उसे स्टेप अप किया, उसे ट्रांसमिट किया ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, फाइनली
उसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, उसे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये पूरा, अब यहां पे देखिए एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप यहां पे आपके 4 या 5 जितने भी टाइप के, विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है, थर्मल हो सकता है, बहुत तरीके के पावर प्लांट्स हैं। अब देखिए वैसे ये जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोल ले लीजिए, सोलर ले लीजिए, हीट ले लीजिए, ये तीनों, मैं इन्हीं 3 का भी एग्जांपल ले रहा हूं, ये किसी भी फॉर्म में अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट एक बार कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाए, ये तीनों एक फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, मींस इसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं, और फाइनली हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, हमारा ये जनरेटर है, हमने यहां पे किससे बनाया है, हाइड्रो से। ठीक, ये हमारा दूसरा जनरेटर है, ये हमने किससे बनाया है, विंड से। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्लांट है, ये हमने किससे बनाया है, सोलर से। ये हमारा चौथा प्लांट है, ये हमने किससे बनाया है, थर्मल से। वैसे ये चारों फॉर्म ऑफ एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट टरबाइन के बाद, जनरेटर लगाने के बाद इन चारों को मैं क्या कर सकता हूं, एक कॉमन बस बार से क्या कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब क्या ये 1 वे पॉसिबल है, 2 वे पॉसिबल है? मींस हाइड्रो से, हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, मींस पोटेंशियल है ये। हाइड्रो मतलब पानी से बिजली नहीं बन रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से बिजली बन रही है, इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है उससे बिजली बन रही है। विंड से, एयर से बिजली नहीं बन रही है, एयर की वेलोसिटी से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बन रही है। सोलर से, अब देखो लाइट से बिजली बन रही है। ठीक है, तो मींस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, कर सकते हैं। एक लैंप लगाया हमने, एक लैंप लगाया इलेक्ट्रिसिटी में, और हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। अब थर्मल में क्या होता है, हीट होता है। किसकी हीट होती है? कोल की, जो आपने कोयला यूज किया उसकी हीट होती है इसमें। तो क्या हम इसे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं कि हम हीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरे कहने का कंक्लूजन ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेरियस फॉर्म में बनाई जा सकती है, वेरियस फॉर्म से बनाई जा सकती है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इन सभी से बनाई जा सकती है। और दोबारा हम उसे हीट की फॉर्म में, और हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इन सभी फॉर्म्स में हम इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन में सब कुछ इतना ही है। अब देखिए, अब एक मेन इशू आपको समझाता हूं मैं, वो क्या है कि देखिए एक पावर सिस्टम है, एक बहुत बड़ा पावर सिस्टम है। एक्चुअल में पावर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? तो पावर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, इट इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मतलब सीक्वेंस में आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है। जैसे कि पहले सबसे पहले क्या था, जनरेटर था। यहां पे सबसे पहले क्या था, जनरेटर था, फिर एक ट्रांसफॉर्मर था, फिर हमारी ट्रांसमिशन लाइंस थी, फिर ट्रांसफॉर्मर था, फिर उसके बाद इनमें सब में सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, अभी आगे बात करेंगे इन सभी की। लेकिन क्या बोला मैंने कि सीक्वेंस की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, और उसका काम क्या है, पावर को जनरेट कराना, उसे ट्रांसमिट करना, यहां पे ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट करना, और फाइनली उसे डिस्ट्रीब्यूट करना और उसे यूटिलाइज करना। अब देखिए लास्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यूटिलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी का पार्ट है। अब यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? हर इंडस्ट्री, हर एक ऑफिस, हर एक स्कूल, आपके नजर में जो भी चीज है, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। ठीक है, अब यहां से जो रेवेन्यू आता है वो इन सभी चीजों के रखरखाव के लिए, आप कुछ भी बोलो, उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आप पे करते हैं बिल, उससे क्या होता है, जो भी पीछे
पीछे बैक एंड पे इसके जो भी लोग काम कर रहे हैं, इसके इक्विपमेंट्स की प्रोटेक्शन सब कुछ उसी से की जाती है। मींस पावर सिस्टम बेसिकली है क्या, एक प्योर बिजनेस टाइप मॉडल है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम अब बात करते हैं पावर जनरेशन। इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूं, बट उससे पहले मैं कंक्लूड करता हूं कि हमने पावर सिस्टम में बेसिकली किया क्या है। पावर सिस्टम में हमने बेसिकली क्या किया कि हमने पावर को जनरेट किया है, ट्रांसमिट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पूरी सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को हम स्टडी करेंगे बार बार, डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइप से। अब देखिए, इसके मेन 4 कंपोनेंट है पावर सिस्टम के। पावर जनरेशन है सबसे पहला, एक एक टॉपिक वाइज हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर पावर ट्रांसमिशन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर तीसरा टॉपिक है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, और चौथा टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत बता के जाऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पावर जनरेशन में हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि पावर कैसे कैसे जनरेट की जा सकती है। ट्रांसमिशन पार्ट में और डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में हम थोड़ा समझ चुके हैं। अब देखिए स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन। आप देख रहे होंगे स्विच गियर्स होता क्या है। देखिए, आप स्विच होता है कोई भी, तो ऐसे ही इंडस्ट्री में जब ट्रांसमिशन होता है तो बड़े बड़े स्विचेस होते हैं, रिलेज होती हैं, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सभी स्विच गियर्स का हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। तो हम इसमें ये भी स्टडी करेंगे। देन फाइनली है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन फाइनली हम इसे कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किन फैक्टर्स में हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हम पावर सिस्टम में स्टडी करेंगे। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये पावर सिस्टम है ये सबसे मेनली एसएससी, आरआरबी, हमारे स्टेट पीएसयूज के एग्ज़ाम में, जो स्टेट पीएसयूज है उनके एग्ज़ाम में, और अदर मैनी एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीएसयूज, इन तीनों का लेवल एक जैसा होता है। एसएससी में, आरआरबी में और स्टेट पीएसयूज में जो भी वनडे एग्ज़ाम है आपके, उन सभी में पावर सिस्टम का लेवल बहुत मॉडरेट लेवल होता है, ना हाई होता है ना लो होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गेट और ईएससी, इसके पेपर में यहाँ थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोई भी कोर्स आप पढ़ रहे होंगे तो जितना वेटेज मशीन का आप देते हैं उतना आपको पावर सिस्टम को भी वेटेज देना होगा, और सेम वेटेज के दोनों हैं। और यहाँ स्कोरिंग करना आपके लिए उतना इजी होता है एसएससी, जेईई और आरआरबी, इन सभी एग्जाम्स में जितना यहाँ थोड़ा टिपिकल होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टिपिकल होता है, बट यहाँ पे स्कोर करना बहुत ही इजी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मेनली जितने हैं या तो फॉर्मूला बेस होंगे या कंसेप्चुअल बेस होंगे। तो जो अपनी आगे की वीडियोस हैं हम उसमें इन सभी थ्योरी क्वेश्चंस को और जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एसएससी जेईई के एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे और हम आगे का कोर्स प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, और जो भी फीडबैक हो आपका वो मुझे बताएं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो हम इसे फर्दर आगे रिमूव कर सकें। थैंक यू।